गुड मॉर्निंग बेटा। मैं मीनू माहेश्वरी, आपकी हिंदी की विषय अध्यापिका, और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका व्याकरण का टॉपिक, जो कि नया टॉपिक है आपका व्याकरण का पद परिचय। वो बहुत आसान है बेटा। पद परिचय है बड़ा लेकिन आसान है। यदि आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है बेटा। तो ये पद परिचय, सबसे पहले तो बेटा हमें इस चैप्टर को समझने से पहले इसका मायने यानी इसका मतलब समझना होगा कि पद परिचय का क्या मतलब है। तो अब बेटा सबका ध्यान इधर कि ये जो पद परिचय है क्या मतलब है इसका, सब ध्यान से देखेंगे तो बेटा सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पद परिचय जो है पद परिचय बहुत आसान लगेगा आपको। सबका ध्यान आप इधर, क्योंकि बेटा समझाने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहूंगी बेटा कि ये जो है आपका मैथ्स की तरह से है बेटा, कि यदि आपको सही किया आपने तो पूरे नंबर मिलेंगे, और व्याकरण में क्या होता है बेटा, यदि गलत तो पूरा गलत होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और बेटा कि जब आप लोग समझ लेंगे तो वही चीज़ आपको क्या लगेगी, आसान। जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक वो चीज़ हमको क्या लगती है, कठिन लगती है। तो हमको आसानी के साथ ही समझना है, और ऐसा समझना है कि अभी तो बेटा मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जब स्कूल खुलेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आके पढ़ाएंगे, बताएंगे मैडम को क्या है। क्योंकि ऐसा समझना चाहिए बेटा, यदि कोई हमसे पूछे तो हम उसको पूरी तरह से बता सकें, उसको समझा सकें। तो अब सबका ध्यान इधर बेटा, पद परिचय कि पद परिचय दो शब्दों से मिलके बना है। पद परिचय कौन से दो शब्द हैं, एक है ये पद और एक है परिचय। ये एक हुआ पद प्लस परिचय बराबर क्या हो गया आपका, पद परिचय। अब बेटा ये देखो कि ये क्या है, पद। पद का मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका परिचय दे पाएंगे। जब हमें पद का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम उसका परिचय कैसे देंगे। तो सबसे पहले पद क्या है, पद को ही हम बेटा कहते हैं शब्द। चाहे आप पद बोले चाहे आप इसको बोले शब्द। अब देखो बेटा कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण या अक्षर। क्या होती है, वर्ण, या हम इसको कह सकते हैं अक्षर। ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर। जैसे वर्ण क्या है आपका, का, खा हो गया, ये आपके वर्ण या अक्षर है। या पा हो गया, ये आपके वर्ण या अक्षर। ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बेटा जरा से समझने की है कि जो ये वर्ण, वर्ण में भी आपने पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन। तो हमारे क्या है कि छोटा आ से लेकर री से ऋषि तक ये हमारे क्या हो गए, स्वर। और जितने भी हैं का से लेकर ज्ञानी तक ये हमारा सारा क्या हो गया बेटा, वो हुए हमारे क्या होते हैं, व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन। अब जरा बेटा समझे कि ये जो आपके हैं ये सारे वर्ण जो हैं वो स्वर के साथ हैं। स्वर के साथ स्वर व्यंजन आपने पढ़ा था ना। जैसे ये होता है का, ये इसमें क्या है, हमने हलंत लगा दिया, इसका मतलब होता है आधा। यानी ये जो है किससे रहित है, स्वर से रहित। किससे रहित है, स्वर से रहित। अब हमने इसमें बेटा स्वर जोड़ा तो आपका क्या बन जाएगा, ये का पूरा हो गया। का प्लस आ बराबर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका का। ऐसे ही आपका यदि हमने का में जोड़ा का प्लस बड़ा आ हमने जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, का। यानी ये आपका क्या हो गया, स्वर से युक्त। ये क्या है आपका, स्वर से युक्त। ये आपका स्वर से रहित है और ये आपके क्या है, स्वर से युक्त है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई बेटा, वर्ण या अक्षर। वर्ण और अक्षर के मेल से जो बनता है वो क्या बनता है, पद या शब्द। क्या बनता है, पद या शब्द। अब देखो बेटा कि ये जैसे पद और शब्द आपने बनाया तो आप कैसे करके हैं, जैसे आपने का जोड़ा, का प्लस ला प्लस मा, ये आपके जितने भी वर्ण है आपने उनको मिलाकर क्या बना दिया, एक शब्द का रूप दे दिया, कलम। तो आपका क्या बन गया, कलम। ये हो गया आपका पद या शब्द।
लेकिन जो शब्द होना चाहिए बेटा वो सार्थक होना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। जैसे मात्राएं वगैरह ही हैं बेटा, कि यदि आप मात्रा वगैरह सही लगाएंगे तभी है वो व्याकरण की दृष्टि से यानी सही माना जाएगा। तो शब्द कैसा हो, हमारा सार्थक हो, और साथ साथ क्या हो बेटा कि व्याकरण की दृष्टि से हमारा शुद्ध भी होना चाहिए। अब एग्जाम वगैरह में आपने देखा होगा बेटा कि आप लोग कई बार गलत करते हैं मात्राओं का। जैसे आप लोग ये लिख देते हैं भी, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये भी तो बेटा कहीं आता ही नहीं है शब्द, जबकि आपको लिखना होता है भी ऐसा, तो आप क्या कर देते हो भी। ये तो कहीं बेटा कोई है ही नहीं, शब्द ही नहीं है जो आप लिखते हैं उसको। तो जो कैसा होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी हो, तो वही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द। तो पद का मतलब क्या हो गया कि जो किससे बनता है, वर्णों के मेल से जो बने, और कैसा हो, जो कि सार्थक भी हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भी हो, वो कहलाते हैं शब्द या पद। तो ये तो हो गया आपका पद। अब परिचय क्या है, परिचय का मतलब होता है बेटा इंट्रोडक्शन। परिचय देना वैसे तो बहुत आसान है बेटा। यदि मैं आपसे अभी पूछती हूँ कि बेटा आप अपना परिचय दें, तो आप अपना कैसे देंगे परिचय, पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आप अपना क्या बताएंगे, कक्षा बताएंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, पिता का नाम बताएंगे, माता का नाम बताएंगे, अपना एड्रेस देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिचय। लेकिन कब आपके लिए आसान रहेगा, जब आपको अपना परिचय पता हो, अपने बारे में ही पूरा पता हो। दूसरा बेटा हम चलते हैं सीरियल से, इसमें भी जैसे आपने यदि अपने नाम की जगह पहले अपने पिता का नाम दे दिया, बता दिया, तो वो आपका परिचय नहीं होगा, वो किसका हो जाएगा, आपके पिता का हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी सीरियल से चलते हैं, किसमें, पद परिचय। अब ये तो हो गया बेटा पद परिचय। जैसे मेरे से ही है, मेरे से कहा जाए कि आप अपना परिचय दो, तो आप क्या कहूँ, तो मैं क्या बताऊंगी अपना, भाई मीनू माहेश्वरी, फिर बताऊंगी हिंदी की विषय अध्यापिका। उसके बाद यदि मुझे फादर मदर नेम देना होगा तो वो, या हस्बैंड का होगा तो वो दूंगी मैं, क्वालिफिकेशन दूंगी, अपना एड्रेस दूंगी। तो कब हमारे लिए आसान, जब हमें अपने बारे में पता हो, लिखने का तरीका पता हो कि कैसे करके हमें एड्रेस बताना है। तो वही इसमें है बेटा कि पद परिचय, यानी पद का परिचय देना, शब्द का परिचय देना। अब ये तो बेटा समझ में आ गए कि पद का हमें परिचय देना है, शब्द का हमें परिचय देना है। लेकिन अभी क्वेश्चन रह गया इसमें क्या, कि ये पद और शब्द कौन से हैं। क्यों, क्योंकि बेटा हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संज्ञा, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी ना, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, ये सब आपने पढ़ा होगा ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब उसके बाद आया आपका क्रिया विशेषण के बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद आया संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक के बाद फिर आया आपका बेटा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक के बाद आया बेटा आपका निपात। अब आप बेटा काउंट करें कितने हैं ये, 1 2 3 4, ये हुआ आपका 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9। यानी ये जो पाठ है वो 9 चैप्टर का क्या है, सम्मिश्रण। यानी इसमें समाहित है आपके पद परिचय में आपके ये 7 टॉपिक, ये 9 टॉपिक, यानी 9 चैप्टर से मिलकर बना है एक आपका चैप्टर जो बना है पद परिचय। है आसान लेकिन लेंदी है बेटा, और जब बड़ा है बेटा, जब 9 चैप्टर है तो निश्चित रूप से बड़ा ही है चैप्टर अपने आप में। तो बेटा ये है आपका कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। यानी ये 9 चैप्टर हैं। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके 9 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। जो आपने अपना 8th में पढ़ा था वो सारा आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ये है आपका, ये आप तो इंग्लिश में भी पढ़े हुए हो बेटा, ये सारी चीजें वही है। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हो, सर्वनाम जिसे इंग्लिश में क्या कहते हो, प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, और ये आपका जो भी है सब आपके क्या है बेटा, आपने
इंग्लिश में भी पढ़े हैं। अब बेटा जो हम पद परिचय करेंगे, और आप लोग जैसे जैसे बेटा मैं बताती जा रही हूँ वैसा वैसा ही कॉपी पर लिखते चले जाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जो बेटा आपका है जो पद परिचय, वो क्या है, किस तरह से आप करेंगे, उनको आपको दो वर्ग में बांटना है बेटा। और वो कौन से हैं दो, जरा सबका ध्यान इधर। विकारी और अविकारी शब्द, कुछ ध्यान आ रहा है बेटा? ये शब्द सुना हुआ है, 8th में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा विकारी और अविकारी शब्द। किसी को ये ध्यान आ रहा है? ये शब्द पद परिचय जो अब आप करेंगे बेटा वो किस तरह से, दो में आपको बांटना होगा। एक है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा है बेटा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ये विकारी और अविकारी। विकारी क्या है बेटा? विकारी के अंतर्गत जो आता है वो आता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद तीसरा जो आपका आता है वो आता है विशेषण, विशेषण के बाद चौथा आता है आपका क्रिया। ये है आपके बेटा विकारी शब्द। अविकारी के अंतर्गत क्या आता है बेटा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक, उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और उसके बाद आता है निपात। अब बेटा विकारी का मतलब समझेंगे, विकारी और अविकारी का। विकारी और अविकारी, देखो विकारी किससे बना है? विकार में हम यदि ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो गया? विकारी। इसमें ई क्या है? प्रत्यय। विकार में हमने ई जोड़ा तो क्या बन गया? विकारी। अब ये विकार का मतलब क्या होता है बेटा? विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना। विकार का मतलब परिवर्तन, यानी परिवर्तन होना। अब ये परिवर्तन कैसे होता है बेटा? कि लिंग, वचन और काल के आधार पर जिस शब्द में परिवर्तन हो वो आपके कहलाते हैं विकारी शब्द। यानी लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर और वचन के आधार पर इसमें क्या होता है? परिवर्तन इन शब्दों में। अब अविकारी शब्द क्या है बेटा? कि अविकारी शब्द बनाए वो आ, ये उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं ना, आ प्लस विकार प्लस ई बराबर क्या हो गया? अविकारी। अविकारी यानी ई इसमें प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, उसको मिलाकर क्या बन गया? अविकारी। आ का मतलब होता है रहित, जैसा आपने 9th में उपसर्ग प्रत्यय सब पढ़े ही है। आ का मतलब क्या होता है बेटा? रहित। विकार माने परिवर्तन, यानी परिवर्तन से रहित, यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, तो वो कहलाते हैं बेटा अविकारी शब्द। अब मैं यदि आपको बेटा उदाहरण से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। बहुत अच्छे से समझना बेटा, यहां अच्छा लिख के आया। अब यदि मैं इसी को ही सीता के लिए कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी? सीता अच्छी लड़की है, यानी अच्छा से क्या बन गया? अच्छी। यदि मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए कहा तो मैं क्या कहूंगी? बच्चे अच्छे हैं, तो क्या कहूंगी? अच्छे हो गया। यानी ये आपका रूप बदल गया, अच्छा फिर हुआ अच्छी, और ये क्या हो गया? अच्छे। बात समझ में आई बेटा? अब देखो यही ये आपका विशेषण का है। अभी मैंने बताया था विशेषण होते हैं विकारी,
क्योंकि इनमें लिंग वचन काल का क्या पड़ता है, आधार पर शब्द में परिवर्तन होता है। जबकि हमारा ये क्रिया विशेषण ये सब है आपके अविकारी शब्द। अब मैंने कहा राम अच्छा गाता है, अच्छा गाता है। अब देखिए बेटिया, राम अच्छा लड़का है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, कि राम है तो कैसा है, अच्छा लड़का है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं बेटा, विशेषण। तो यहाँ पर ये जो है अच्छा शब्द है विशेषण, लेकिन राम अच्छा गाता है, तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द आया है बेटा वो राम की क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि उसके गाने की, कि वो गाता है तो कैसा गाता है, अच्छा गाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जो अच्छा है वो आपका क्या है, क्रिया विशेषण। अब देखो, यदि हम सीता के लिए कहें तो भी क्या होगा, सीता अच्छा गाती है, क्या होगा, सीता अच्छा ही रहेगा, कोई रूप नहीं बदला बेटा। अब यदि हमने कहा बच्चों के लिए कि बच्चे अच्छा गाते हैं, तो भी उसमें क्या रहा आपका अच्छा। तो यहाँ पर आपके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, किसके आधार पर, लिंग वचन और काल के आधार पर। और जबकि यहाँ पर आपका परिवर्तन हो रहा है इन शब्द में लिंग वचन काल के आधार पर। तो जहाँ लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो, जैसे हमने कहा वह मधुर गाती है तो भी मधुर रहा, हमने कहा राम मधुर गाता है तो भी, हमने कहा बच्चे मधुर गाते हैं तो भी आपका क्या हुआ, मधुर ही रहा। तो जहां पर बेटा परिवर्तन हो, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, तो वो होते हैं बेटा विकारी शब्द, क्योंकि विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना। अविकारी शब्द कि जहां पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और ये समझना बेटा आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा पद परिचय आपका इसी पर ही आधारित है, विकारी और अविकारी में। और यदि जिसने ये अंतर समझ लिया उसको पद परिचय करने में, देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये है बेटा आपका विकारी के आधार पर और अविकारी के आधार पर। अब बेटा जो हमारा पद परिचय का आधार है वो कैसे है, जरा ये भी समझ लें, क्योंकि अभी हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो हम सबसे पहले किसका करेंगे, संज्ञा का पद परिचय शुरू करेंगे। आज हम जो लेंगे पहला वो लेंगे हम संज्ञा का पद परिचय। किसका लेंगे बेटा, संज्ञा। और इसका जो है कि बेटा जो आधार है वो आधार, किस आधार पर हम इसका परिचय देंगे, जरा ये भी समझ लें बेटा कि हमारा आधार क्या रहेगा। सबसे पहले रहेगा हमारा संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद के बाद दूसरा हमारा होगा लिंग, लिंग के बाद होगा हमारा तीसरा बेटा वचन, वचन के बाद हमारा चौथा होगा बेटा कारक, कारक के बाद होगा हमारा पांचवा क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध। ये है हमारा इसका परिचय का आधार, इस आधार पर हम परिचय देंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, आपने पहले अपना नाम बताया, फिर अपना क्लास सेक्शन वगैरह बताया, फादर का नाम बताया, मदर का नाम बताया, फिर एड्रेस। इसी तरह से आपको इसमें चलना है। सबसे पहले संज्ञा का भेद बताना है, फिर लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक और क्रिया से संबंध। तो लिंग आपके दो होते हैं इसमें, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कहीं कहीं बेटा उभयलिंग करके भी आ जाता है, यदि लड़के लड़कियां दोनों की बात हो रही है, दोनों कंबाइंड है, तो वहां पर क्या आ जाता है, उभयलिंग भी आ जाता है इसमें हिंदी में। इधर जो वचन है बेटा, वचन में संस्कृत में 3 रहते थे, क्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हमारा हिंदी और इंग्लिश में 2 ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन। और जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़े हैं, वही आपका हिंदी में है, एक वचन और द्विवचन। कारक बेटा आपका क्या है, कारक चिन्ह आपको पता है ना, कारक कौन से हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, फिर आ गया, लेकिन यहाँ पर अलग होने के लिए, तो अपादान से, संबंध काकी के रारी रे,
अधिकरण में पर, ये सारे आपके क्या है बेटा, कारक चिन्ह, जिन्हें आप विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। रिवाइज हो रहा है सबको, अपना पुराना याद आ रहा होगा ना, रिमाइंड हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है चैप्टर। अब इसके बाद आपको बताना क्रिया से संबंध। वो आप कैसे बताओगे बेटा, आपने क्रिया में पढ़ा है ना, सकर्मक वाक्य और अकर्मक। जिन वाक्यों में कर्म होता है वो होता है सकर्मक, जिनमें कर्म नहीं होता वो क्या होता है, अकर्मक। तो अभी मैं बताऊंगी, जब आपको बेटा पद परिचय कराऊंगी तब आप इसको समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी मैं लेती हूँ। तो सबसे पहले बेटा, संज्ञा का पद परिचय लेने से पहले हमें सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। ये नाउन है तो क्या है, नाउन क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं हम। तो जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। इतना सबको समझ में आया। अब संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, वो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है जो पढ़ा हुआ है। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक, कॉमन नाउन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा समूहवाचक, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, वो हो गया हमारा समूहवाचक। चौथा हमारा जो है समूह के बाद वो है हमारा द्रव्यवाचक, या हम इसको कह सकते हैं बेटा पदार्थवाचक, यानी मैटेरियल नाउन, इंग्लिश में हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। पांचवा है आपका भाववाचक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक, चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी सबने इंग्लिश में भी पढ़ा है बेटा, वही आपका हिंदी में भी है। यानी संज्ञा के जो भेद है वो कितने हैं, 5 भेद। तो संज्ञा का क्योंकि हमें पद परिचय, तो मेरी समझ से सबको याद आ गया होगा सबको कि हम संज्ञा कहते किसे हैं, क्योंकि बेटा ये पता होना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं, नहीं तो आप कैसे पहचानोगे कि ये शब्द संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक। और बेटा इसको ऐसे ही आप चार्ट पर बनाते जाएंगे ताकि आपको पद परिचय देने में, करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका संज्ञा का। अब देखो बेटा कैसे पद परिचय किया जाता है, थोड़ा सा आज आपको समझाया जाए। हम सेंटेंस के साथ समझाना शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक क्या है कि जिससे शब्द से हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जिस शब्द से हमें एक जाति का बोध हो वो कहलाता है जातिवाचक। और ये दोनों बेटा आप एक साथ समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों। और आज मैं दोनों का इन्हीं का शुरू करवाऊंगी, थोड़ा सा लूंगी पद परिचय। पहले व्यक्तिवाचक, जो एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो एक जाति का बोध कराए जो शब्द, वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। अब देखो उदाहरण से, यदि मैंने कहा बेटा मैं अपने लिए लेती हूँ मीनू माहेश्वरी, बहुत अच्छे से समझना, तो ये पर्टिकुलर नाम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और यदि यही मैंने कह दिया मैडम, मैडम में तो कोई सी भी मैडम हो सकती है, सुनीता मैडम, मीनू मैडम, कोई सी मैडम XYZ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया आपका जातिवाचक। ऐसे ही मैंने क्या कहा बेटा कि मैंने हमारे स्कूल की अपने सेक्शन की बच्चियों का नाम ले रही हूँ, जो बच्चों के फ़ोन जिनके मतलब मैसेज वगैरह आते हैं आंसर वगैरह के लिए, अंशिका करके हैं,
अंशिका मैंने कहा, तो अंशिका क्या हो गई? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो अंशिका क्या होगी बेटा? व्यक्तिवाचक। और यदि यही मैंने कह दिया बच्ची या विद्यार्थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नाउन, यानी आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक, अब ऐसे ही मैंने कहा इलाहाबाद, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है इलाहाबाद, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन मैंने क्या कह दिया? शहर, शहर तो कोई सा भी हो सकता है, XYZ, आगरा, दिल्ली, मथुरा, कोई सा भी आप ले लो, तो वो आपका क्या हो गया? जाति। ऐसे मैंने कहा, क्या कहा? पर्वत, वो हो गया आपका जातिवाचक। लेकिन इसी को मैंने क्या किया बेटा कि यदि मैंने कह दिया हिमालय, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। सबको बेटा समझ में आ रही है कि जो व्यक्तिवाचक जो वो व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, जबकि जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो जाति विशेष का बोध कराती है। मैंने कहा किताब, किताब आपकी हो गई जातिवाचक, लेकिन मैंने एक नाम ले दिया रामायण या महाभारत, तो ये आपकी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इतना बेटा सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पद परिचय है संज्ञा का, उसका आधार क्या है कि संज्ञा के भेद के आधार पर करेंगे, लिंग के, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। और जो संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा मैंने आपको बताई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं और जातिवाचक। तो सबको बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो जातिवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी के आधार पर आज का जो हमारा पद परिचय है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ बेटा। पद परिचय व्यक्तिवाचक संज्ञा का और जातिवाचक संज्ञा का। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने कहा राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है। अब यहाँ पर राम पर अंडरलाइन करके आया क्योंकि हमें इस पद का यानी इस शब्द का परिचय देना है, और एग्जाम में ऐसे ही आता है बेटा। सेंटेंस होगा उसमें पर्टिकुलर शब्द पे अंडरलाइन कर दी जाएगी। हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 पर लाइन हो, वैसे ज्यादातर जो आता है अधिकतर वो एक ही शब्द पर लाइन किया हुआ आता है एक सेंटेंस में। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो आपका जो रेखांकित है पद वो कौन सा है? राम। तो अब यहाँ पर हमने 2 पर कर दिया बेटा, ये एक इस पे भी कर दिया हमने अंडरलाइन, एक राम पर और एक किताब पर। अब इन दोनों का बेटा जो पद परिचय है वो चलेगा अलग अलग। राम का हम परिचय अलग देंगे, किताब का हम परिचय अलग देंगे। और करने का तरीका कि बेटा आप इसमें इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको लिया बेटा राम, पद परिचय करने का, और ऐसे करके डैश किया जाता है। अब सबसे पहले तो आप डालेंगे, आपने पहचान लिया कि राम क्या है? संज्ञा। क्यों है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा। तो ये भी क्या है कि किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है शब्द राम, तो ये हो गया आपका संज्ञा। इतना सबको समझ में आया कि ये हो गया संज्ञा। अब उसके बाद जो हम दूसरा लेंगे वो आ जाएंगे इसके भेद पर। मैंने आपको बताया ना ये संज्ञा के भेद, तो ये आपका पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, तो आपको क्या देना होगा? कौन सा हो गया संज्ञा का भेद? कौन सा हुआ? व्यक्तिवाचक। तो आप इसमें दूसरा लिखेंगे व्यक्तिवाचक। ये आपका हो गया संज्ञा। संज्ञा के बाद हो गया आपका व्यक्तिवाचक। उसके बाद मैंने तीसरा चीज बताई है बेटा आपको, लिंग, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। क्योंकि राम लड़का है तो आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या हो गया? राम पुल्लिंग। अब उसके बाद ये भी हो गया आपका। अब आप वचन, वचन में आप कौन सा लेंगे बेटा कि राम एक वचन है कि बहुवचन? भाई एक ही है राम, लड़का एक ही है राम, तो क्या हो गया आपका? राम एक वचन। तो आप क्या डालेंगे उसके बाद? एक वचन। अब उसके बाद है क्रिया कारक। कारक आपका कौन सा है? काम को करने वाला कहलाता है कर्ता कारक, या जिसके बारे में कहा जाए, जिसे हम उद्देश्य भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद में, मैडम ने बताया था कि जो वाक्य बनता है वो किससे बनता है? 2 से। जो वाक्य के अंग हैं वो 2 अंग होते हैं वाक्य के, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला, या जिसको हम कर्ता भी कह सकते हैं। और जो विधेय होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए
वो सारा हमारा कहलाता है विधेय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। यानी उद्देश्य हमारा हो गया सब्जेक्ट और जो विधेय हुआ हमारा वो क्या हो गया प्रेडिकेट। यानी जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वो क्या हो गया आपका विधेय यानी प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो राम है वो आपका क्या है कि इसका कारक में आपको बताना है, काम को करने वाला है कौन राम। तो कर्ता ने क्या चिन्ह रहता है इसमें, ने विभक्ति चिन्ह लुप्त है। तो राम आपका क्या हो गया कर्ता कारक, क्योंकि काम को करने वाला कौन है राम। कौन पढ़ता है किताब को राम, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका कर्ता कारक। क्या हुआ कर्ता कारक। क्यों है, क्योंकि कौन पढ़ रहा है किताब राम, तो कौन सा कारक हो गया कर्ता कारक। अब ये भी आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद क्रिया से संबंध। अब देखो क्रिया से संबंध कैसे देखा जाता है। ये है बेटा आपका कर्ता राम, पढ़ता है ये है आपकी क्रिया। अब ये जो आपका बचा ये है आपका कर्म। तो आपका कर्ता से सीधा संबंध नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में कर्म बैठा हुआ है, किताब बैठा हुआ है, ये किताब बैठी हुई है ना बीच में। तो कर्ता से क्रिया का सीधा संबंध नहीं है। यदि होता केवल इतना कि राम पढ़ता है केवल इतना होता तो राम हो गया कर्ता, पढ़ता है आपकी क्या हो गई क्रिया, पढ़ता है आपकी क्या हो गई क्रिया, और राम क्या है कर्ता। तो इसका सीधा संबंध किससे है क्रिया से। लेकिन क्योंकि किताब आ जाने से, क्योंकि सकर्मक वाक्य है, इसमें कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे ना इधर आगे कि कर्ता कारक, और कर्ता कारक के बाद आप क्या लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध ना होना। क्रिया से सीधा संबंध ना होना। ये आपका हो गया पद परिचय, इसका हुआ किसका राम का। यदि हम किताब का लेते हैं बेटा तो किताब का हम कैसे लेंगे, ये हमको पता है। किसी व्यक्ति वस्तु आया था ना, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं संज्ञा, क्योंकि ये भी क्या है वस्तु है ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले आप क्या डालेंगे संज्ञा, संज्ञा के बाद आप उसका भेद पे आ जाएंगे, भेद, क्योंकि किताब कोई सी हो सकती है कॉमन नाउन, यानी आपकी क्या हो गई ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। जातिवाचक के बाद आप लिंग पर आ जाए, लिंग में आपका कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद बेटा आपका वचन में, क्योंकि किताब क्या है एक वचन, लेकिन बेटा अभी यहाँ गड़बड़ क्या है जरा सा कि किताब जो है पुल्लिंग नहीं है। किताब क्योंकि पढ़ी जाती है, किताब होती है रखी जाती है, तो किताब को हम किस में लेंगे स्त्रीलिंग में। और ऐसे ही करके बेटा आपको देखना है कि किताब पढ़ी जाती है, देखी जाती है, हम संभाल के रखते हैं उसको, रखी जाती है। तो आपकी क्या होगी बेटा जातिवाचक, जातिवाचक के बाद क्या होगी आपकी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद क्योंकि राम किताब पढ़ता है, एक ही किताब पढ़ रहा है, तो आपका जो वचन हो जाएगा वो वचन क्या होगा आपका एक वचन। क्या होगा आपका एक वचन। अब एक वचन के बाद कारक, कारक में आपका क्या है, अब यहाँ पर बेटा जो कारक है वो है कर्म कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लुप्त है। राम किताब को पढ़ता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम किताब को पढ़ता है, लेकिन हमने को क्या कर दिया लुप्त कर दिया है ताकि सेंटेंस अच्छा लगे। तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है को, जो कि लुप्त है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, वे सहारे का सहारा कौन सा होता है कर्म कारक। जिसका कोई सहारा ना हो, कोई विभक्ति चिन्ह ना हो, तो वो आप वहां पर मान लो कि वहां पर क्या है आपका को, यानी वे सहारे का सहारा क्या हो गया आपका कर्म कारक। यानी ये आपका क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है को विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया। कारक जो वो होगा आपका, वो आपका कारक क्या होगा कर्म कारक, कर्म कारक। अब कर्म कारक के बाद क्या है बेटा कि क्रिया से संबंध। भाई क्रिया से सीधा सा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पर कर्म है, ये यहाँ पर क्या है आपकी क्रिया, दोनों बराबर बराबर है।
तो क्रिया से क्या हो गया, सीधा संबंध। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना। ये है बेटा आपका। आज मैं भी इतना ही लेती हूँ बेटा, क्योंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। यानी मैंने अभी आपको एक ही उदाहरण दिया है, आगे मैं और भी उदाहरण से आपको स्पष्टीकरण करूंगी, है ना। अपना नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करूंगी बेटा।